नमस्कार दोस्तों। देखिए, काफ़ी समय से आप लोगों की बार बार इस तरह की डिमांड थी और बार बार आप लोगों के मैसेजेस भी थे कि हमें जो है रीट की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ उसके अनुसार हमें रीट को किस तरह से लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जितना संभव है मेरे विवेक के अनुसार ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपको वर्तमान समय में रीट की इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और सुनिश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, जैसा सोचते हैं कि इस परीक्षा में हम इस प्रकार इतने अंक प्राप्त कर लें, ये हमारा रिजल्ट रहे, तो वो संभव हो सके इसका हम प्रयास करेंगे। जो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे विवेक के अनुसार मेरे सुझाव मात्र हैं। इनको किस तरह से आप फॉलो करते हैं, कितना फॉलो करते हैं और किस तरह से आप इनको फॉलो करते हुए एक सकारात्मक परिणाम तक पहुंचते हैं, इसके ऊपर आप खुद को अपने स्तर पर विचार भी करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो रीट है या टेट के नाम से जिसको हम जानते हैं, सी टेट के नाम से हम जानते हैं, आखिर ये परीक्षा जो है क्यों और कैसे शुरू हुई। जब आरटी 2009 हमारे यहाँ पर कानून बना तो इस कानून में ये तय किया गया कि बालक का जो भविष्य होता है वो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पर निर्भर करता है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अगर बालक को बहुत अच्छी मिल जाती है, मजबूत उसकी नींव हो जाती है, तो उसका भविष्य भी बहुत अच्छा बनेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो भी टीचर्स भर्ती होंगे उनकी पात्रता को देखना जरूरी है। ये उसके अंदर तय किया गया और उसी के आधार पर अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की शुरुआत हुई। ये हमारे राजस्थान में नहीं है बल्कि भारत देश के सभी राज्यों में होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार से जुड़े हुए विद्यालयों के अंदर जो है सीटेट के नाम से इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन होता है। मित्रों, इस परीक्षा में जब आपकी पात्रता को देखा जाना होता है तो पात्रता देखने का मतलब आपकी वास्तविक क्षमताएं एक शिक्षक के रूप में कैसी है, आपकी लैंग्वेज को लेकर के, आपके सब्जेक्ट को लेकर के, विशेषकर एलिमेंट्री एजुकेशन में जो हमें पढ़ाना उसको लेकर के क्या हमारी पावर्स हैं, क्या हमारी क्षमताएं हैं, उनको जांचने का प्रयास किया जाता है। और यही वजह होती है कि इसमें हमें कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमें अभी यहाँ पर बात करनी है किस तरह से हम इस परीक्षा में एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। अब की बार जैसे कि आपको विदित है, राजस्थान में इसको पात्रता परीक्षा के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि परीक्षा का नाम सरकार क्या रख रही है, क्या नहीं रख रही है, किस रूप में उसका आयोजन कर रही है, हमारे लिए वो परीक्षा है। चाहे वो पात्रता परीक्षा के रूप में हो, चाहे वो अंतिम रूप से चयन परीक्षा के रूप में हो। और सरकार की निर्णय कब किस प्रकार से बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें अपने को अपनी तैयारी अपने तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप अच्छी स्थिति में आएँ। सबसे पहले नंबर पर हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना ज़रूरी है, क्या पढ़ना ज़रूरी है। ये हमारा पहला मंत्र इसमें होना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि रीट की परीक्षा जो राजस्थान में रीट के नाम से जानी जाती है, एक प्रकार से अध्यापक पात्रता परीक्षा या टेट की परीक्षा ही है। और इसके लिए मनोविज्ञान, भाषाएं और इसके अलावा हमारे कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो तय किए हुए हैं, जिनका मूल्यांकन एक शिक्षक के रूप में तैयार हो रहे व्यक्ति का होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें गौर करना है कि बाल मनोविज्ञान और मेथड्स ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे कि आपको विदित होगा, अगर हम सीधे सीधे कम से कम बात करें, कम से कम प्रश्नों की बात करें तो 30 प्रश्न आपके बाल मनोविज्ञान से आते हैं। इसके अलावा 15 प्रश्न आपके भाषा में हिंदी मेथड से पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न आपकी सेकंड लैंग्वेज जो होती है उससे संबंधित जो आपकी लैंग्वेज है उसके मेथड्स के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए मेथड्स के प्रश्न आते हैं। ऐसे करके लगभग 60 से 65 प्रश्न, चाहे लेवल फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, सब में पूछे जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग 40% से ज़्यादा कोर्स हमारा जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम का वो सिर्फ साइकोलॉजी और मेथड से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इन विषयों पर अपनी कमांड बनानी चाहिए।
ये विषय बहुत आसान हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि इन विषयों को रटा नहीं जाता, बल्कि इनको समझा जाता है। यदि हम इनको समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत सरल विषय हैं। आप इस बात को जानते हैं कि जब हम इन विषयों को बोझ समझ करके लेते हैं तो ये हमें स्मरण नहीं होते हैं, लेकिन जब इनको हम रुचि से लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये मेरा अपना विषय है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगा, मन लगा करके अपने व्यवहार में इन चीज़ों को ढाल करके आप पढ़ना चाहेंगे तो सुनिश्चित रूप से आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, मनोविज्ञान पढ़ने के लिए और मेथड्स पढ़ने के लिए सबसे पहला तरीका आपको अपनाना है कि इसको किताब लेकर रटना नहीं है, बल्कि बार बार इसके नोट्स बनाने हैं। एक से अधिक बार इसके नोट्स बनाने हैं। फुल नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रश्न बनाइए। ये क्रियाएं बार बार कीजिए। एक एक यूनिट ले लीजिए, एक एक टॉपिक ले लीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर उसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं वो बनाइए। आपने जिस दिन प्रश्न बनाने की कवायद शुरू कर दी, ये मान के चलिए आपके चेहरे की चमक दोगुनी हो जाएगी। यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। मनोविज्ञान और मेथड्स को पढ़ने के लिए रट्टा कभी नहीं मारना, बल्कि उसके शॉर्ट नोट्स बार बार बनाने हैं। समय ज़रूर आपको लगेगा, प्रश्न आपको बनाने हैं। हर यूनिट से आप अपने प्रश्न बनाइए। आप बार बार दूसरों को कहते हैं कि हमें कुछ प्रश्न चाहिए, कुछ मॉडल पेपर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। दोस्तों, ऐसा मत करिए। जो मिल रहे हैं आपको बहुत अच्छी बात है, उनका आप सहारा लीजिए केवल इस बात के लिए कि आप खुद कैसे प्रश्न बना सकते हैं। और हर यूनिट से, जैसे आपके जो है 5 यूनिट है मान लीजिए अभी बाल मनोविज्ञान को लेकर के, उन 5 यूनिट से आप अभी से प्रयास शुरू कर दीजिए और 100 प्रश्न बना लीजिए परीक्षा से पहले। अगर आपने परीक्षा तक 500 प्रश्न बना लिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका मनोविज्ञान इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका पेपर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। प्रयास खुद को करना है, आपको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग जब इस विषय को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि प्रश्न कैसे बन सकता है और कैसे नहीं बन सकता। उसी को लेकर के हम प्रयास करते हैं। हम लोग आपको मॉडल पेपर्स या दूसरे पेपर्स उपलब्ध करवाते हैं। अभी पिछली परीक्षा के समय मैंने लगभग 3500 प्रश्न जो है उपलब्ध करवाए थे। तो आपको पता होगा कि ये जो प्रश्न थे ये बनाए गए, तो बनाने में काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है और सोचने के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे मन और मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। ठीक वैसे ही यदि आप लोग भी प्रयास करेंगे, प्रश्न खुद बनाएंगे, 5 यूनिट आपके हैं, उसके 500 प्रश्न आपने बना लिए, तो ये मान के चलिए आने वाली रीट या टेट जो भी आपकी परीक्षा होनी है उसमें आपके मैक्सिमम प्रश्न, यानी कि मान के चलिए 95% प्रश्न आपके ऑटोमेटिक सही होने वाले हैं अगर आपने ये काम कर लिया। ऐसे ही मेथड में आप कीजिए। मेथड्स के अंदर हर सब्जेक्ट के जो मेथड्स हैं, उनके जो यूनिट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, गिने चुने प्रश्न बनते हैं। यदि आपने हर सब्जेक्ट के मेथड्स के अपने तरफ से 100 प्रश्न भी बना लिए, तो ये मान के चलिए कि 500 प्रश्न वो होते हैं। 1000 प्रश्न बनाने की कवायद आपने यदि पूरी कर ली, तो ये मान के चलिए 40% कोर्स आपने आत्मसात कर लिया। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए 40% नंबर आपके आने वाले हैं। उसके बाद में आगे बात आती है दोस्तों हमारे जो सब्जेक्ट बचे हैं दूसरे, उनको लेकर के। तो यहाँ पर हम मेथड्स और साइको की बात कर रहे थे, तो उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर अभी किसके बच जाते हैं, कम से कम लैंग्वेज के बच जाते हैं। अगर 30-30 आते हैं तो उसमें से मेथड्स के कम ज़्यादा भी माने तो कम से कम 35 से 40 प्रश्न हमें जो है ग्रामेटिकल पोर्शन के मिलते हैं, जिसके अंदर जो है कुछ प्रश्न हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए होंगे, कुछ प्रश्न आपका दूसरा जो लैंग्वेज है, आपने संस्कृत लिया है कि उर्दू लिया है या अंग्रेज़ी लिया है या कोई भी लिया है, जो भी आपने लिया उस क्षेत्र से आपको पूछे जाएंगे। तो उनको आपको फोकस करना, उनको विशेष रूप से तैयार करना। यदि आपने अपने उन प्रश्नों को तैयार कर लिया जो लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं और आपने मनोविज्ञान और मेथड्स के प्रश्न तैयार कर लिए, तो ये मान के चलिए दोस्तों आप लगभग जो है 60% अंक जो आपके लिए पात्रता के लिए ज़रूरी हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पात्रता प्राप्त करने के लिए केवल लैंग्वेज, मनोविज्ञान और मेथड्स के प्रश्न ओके करना मतलब आप पात्र हो गए। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो तो आपकी पात्रता के बाद के स्कोर को बढ़ाने वाली है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं बल्कि चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है।
ये मैं पूरे मन से आपको बता रहा हूँ, अपने दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, आत्मा से बता रहा हूँ कि यदि आपने इन दो चीज़ों को यानी कि साइकोमेथड्स और लैंग्वेज को बेहतर कर लिया तो आप पात्र तो हो गए। अब उसके बाद में हमारा स्कोर बढ़ाने के लिए हम फर्स्ट लेवल में हैं तो हमें जो है ईवीएस से संबंधित और मैथ्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं आपके यूनिट वाइज, उनको कंप्लीट करना चाहिए। उनमें भी ऐसी ट्राई करनी चाहिए। प्रश्न बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं भी बना सकते हैं तो उनको आप जो है बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैथ्स और ईवीएस में जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों की अभी की स्थिति के अनुसार भी आप 50% नंबर लाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैथ्स और ईवीएस में भी काफ़ी अच्छे नंबर इजीली कम मेहनत में मिलने की संभावना बनती है। फिर आप देखिए, जब आप जो है 60% नंबर ला सकते हैं केवल 2 क्षेत्रों से, और अगर 10% नंबर भी आप इस क्षेत्र से ले आते हैं तो आप 70% नंबरों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोगों को पात्रता को लेकर के चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, बल्कि चिंतन करना कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। रही बात एसएसटी के विद्यार्थियों की, एसएसटी के विद्यार्थियों को लगभग जो है 60 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएसटी से। उसमें 10 प्रश्न मेथड्स के यदि निकाल दें तो 50 प्रश्न होते हैं। और ये 50 प्रश्न जो होते हैं उनमें से दोस्तों यदि थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ते हैं ना, हल्की हल्की भी मेहनत आप करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप 50% प्रश्न तो एकदम हंसते हंसते सही करके आ जाएंगे। और 50% प्रश्न हंसते हंसते सही करके आने का मतलब है कि 15% नंबर आपके उसमें और बढ़ जाते हैं, और भी आप 75% पर पहुँच गए। जो 60% की आपकी पात्रता है उसकी जगह आप 75% नंबर लाने की स्थिति में है। इसी प्रकार से साइंस और मैथ्स के अंदर भी बहुत सारे लोगों को चिंता होती है। मैथ्स वाले कहते हैं कि साहब हमारे तो बायो हमने पढ़ा नहीं तो प्रॉब्लम है, और बायो वाले कहते हैं कि साहब हमने मैथ्स नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम है। तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का एक पक्ष कमज़ोर है। दोनों का एक पक्ष कमज़ोर है तो एक तो आपको मजबूत है, बायो वालों का बायो मजबूत है, मैथ्स वालों का मैथ मजबूत है, तो वहाँ भी उनको चिंता नहीं करनी होती है। वहाँ पर भी वो पूरे मन के साथ यदि पढ़ेंगे और मन के साथ में कार्य करेंगे तो डेफिनेटली 10 से 15% मार्क्स वहाँ पर उनको बहुत ईजीली मिल जाएंगे। ये उस स्थिति में बात कर रहा हूँ दोस्तों जब हम केवल पात्रता की बात करते हैं। इसलिए मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उसको एक बार दोबारा से आप सुने कि कैसे अपने नंबर्स का जो है गणित बन सकता है। साइकोलॉजी और मेथड्स में यदि 60-65 प्रश्न आते हैं, उसमें से यदि आपने जो तरीका मैंने आपको बताया उसके अनुसार प्रश्न बना करके उनको तैयार किया तो बहुत आसानी से आप 50 से 55 प्रश्न सही कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बिना किसी चिंता के। उसके बाद में भाषाओं की आपके लगभग ये मान के चलिए, दोनों भाषाओं की मिलाकर मान लो 40 प्रश्न आते हैं। तो 40 में से यदि थोड़ी सी मेहनत आपने की, ठीक ठाक मेहनत जिसको हम कहते हैं, तो इजीली आप 35 प्रश्न उसमें सही कर सकते हैं। अगर 30 प्रश्न भी आप सही करते हैं, 35 को जाने दीजिए, 30 भी आप सही करते हैं, तो ये मान के चलिए आपके 30-35 प्रश्न जो सही होते हैं उसके अनुसार आप 90 अंकों तक पहुंच जाते हैं। और जब 90 अंकों तक पहुंच जाते हैं तो ये 90 अंक तो आपकी पात्रता को छू रहे हैं। अब उसके बाद में आगे की स्थिति है, आप जो है मैथ्स और पर्यावरण विषय को लेकर के फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उधर आप देख लीजिए मैथ्स और पर्यावरण के अंदर यदि दोनों में 40 में से आपको 30 प्रश्न भी ठीक से आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 30 क्या 35-40 भी करोगे। लेकिन मैं उस स्थिति में बता रहा हूँ कि आप चिंता नहीं करें। अगर आप जो है वहाँ पर 30 प्रश्न भी उनमें करते हैं तो आपका 90 से 120 पर स्कोर चला जाता है। इसी तरह से एसएसटी वाले भी 50 में से 30 प्रश्न भी करते हैं तो उनका 90 से 120 पर जाता है। साइंस वालों में भी अगर 15-15 प्रश्न भी वो मैथ्स और बायो में करते हैं और भी अपना सब्जेक्ट होता है उसमें ज़्यादा करेंगे तो भी आपका 120 पहुँचता है। फिर आप चिंता क्यों करते हैं? आपको केवल एक प्लानिंग करनी है कि मुझे साइकोलॉजी में इतना वक्त देना है, मुझे मेथड में इतना वक्त देना है, मुझे ईवीएस में इतना देना, मैथ्स में इतना देना, एसएसटी में इतना देना, और साइंस मैथ्स जो हमारा उसमें इतना समय देना। अगर आपने ये समय दे लिया दोस्तों तो ये मान के चलिए आपकी पात्रता आपके हाथ में होगी। और पात्रता ही नहीं दोस्तों, अगर पात्रता के अलावा उसके कुछ प्रतिशत अंक आपके मेन जो लिस्ट बनेगी चयन की उसमें भी जोड़ा जाएगा तो आपके स्कोर कम नहीं होंगे, आप बेहतर स्थिति में होंगे। इसलिए दोस्तों मैं ये सामान्य से सुझावों के साथ में उपस्थित हुआ हूँ और ये सामान्य सुझाव मैंने ओरली आप लोगों को बताने के प्रयास किए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये सुझाव आपको पसंद आएंगे और निश्चित रूप से आज से ही आप जो है मनोविज्ञान और मैथड्स के प्रश्न बनाने शुरू कर देंगे। इसके अलावा बाकी जो विषय उनके ऊपर जितनी आपकी समझ है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देंगे
तो आने वाली परीक्षा चाहे किसी भी तारीख को हो, 2 महीने बाद भी अगर होती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप लोगों पर भरोसा करके कहता हूँ कि आप लोग अपनी पात्रता को ज़रूर सिद्ध कर देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में दोस्तों कि आप निश्चित रूप से अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए तैयार हो गए होंगे और निश्चित रूप से अभी से आप जो है उस कार्य में जुट जाएंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगली बार अगले किसी विशेष विचार के साथ में। धन्यवाद।